हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केएसटी मैथमेटिक्स। आई एम शीतल सिंह। आज हम फिर से आ गए हैं एक नया टॉपिक लेके जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो आज हम इसके बारे में क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि एपी, जीपी और एचपी के बिहाव पे आपके एग्जाम में कम से कम या तो 2 क्वेश्चंस आते हैं या फिर 3 क्वेश्चंस आते हैं और मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आता ही आता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पेपर ना 1 या 2 नंबर से रह जाता है। तो 1 या 2 नंबर की जो गलतियां होती है ना, वो इन्हीं में रह जाती हैं। आपकी नंबर से जो आप पीछे रह जाते हो ना, वो छोटे छोटे टॉपिक्स छोड़ने की वजह से रह जाते हो। आपको लगता है कि हम जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं पहले वो कवर कर लेते हैं, जो आसान टॉपिक है वो तो हो ही जाएंगे। बच्चा कई बार ऐसा होता है कि जब अगर आप छोटे टॉपिक छोड़ देते हो, उनको रिवाइज नहीं करते हो, तो जब आप एग्जाम में बैठते हो ना, फिर आपको लगता है कि काश मैंने वो वीडियो मैडम की देख ली होती तो आज मेरा वो टॉपिक हो गया होता, हो रखा होता और मेरा ये क्वेश्चन हो जाता। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो पेपर है वो 150 मिनट्स का है, तो 150 मिनट्स ऐसे उड़ जाएंगे ना, आपको समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ही इंपॉर्टेंट है एचटेट के एग्जाम में, और ऊपर से फिर सिलेबस ऐसा है मैथ का। तो फिर आप देखो आपको क्या करना है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, अभी भी आपके पास 20 दिन 21 दिन हैं, तो उनमें आप रोज़ाना एक टॉपिक ज़रूर अपना रिवाइज करो। ठीक है, सब्जेक्ट का। इसके अलावा आपका टाइम कम वेस्ट करते हुए मैं टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, हाँ जी। तो देखो, एपी क्या होता है बच्चों। एपी होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब मेरी राइटिंग पे ना जाके कॉन्सेप्ट को समझने पे ध्यान देना। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि आपके जो नंबर्स है, मतलब ये सीक्वेंस होती है नंबर्स की, और किस तरीके से ये सीक्वेंस होती है उसका पैटर्न आपको समझना है। देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि एपी है, जीपी है या एचपी है। एपी को कैसे समझना है कि आपको जो, मान लो मैंने फर्स्ट टर्म लिखी 5, ठीक है, उसके बाद मैंने नेक्स्ट टर्म लिखी 7, फिर मैंने लिखा 9, फिर मैंने लिखा 11, फिर मैंने लिखा 13। अब ये चलती जा रही है सीक्वेंस आपकी। तो एपी के लिए क्या होता है कि जो आपकी सक्सीडिंग टर्म होती है उसमें से जब आप प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करते हैं तो जो डिफरेंस आपका आएगा ना बच्चों, वो सेम आना चाहिए थ्रू आउट द सीक्वेंस। जैसे मैंने 9 - 7 किया तो 2 आया, 11 - 9 कर रही हूँ तो भी 2 आ रहा है, और 13 - 11 कर रही हूँ तो भी 2 आ रहा है। इट मीन्स जो हमारा ये डिफरेंस आ रहा है ना 2 2 2, ये इसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। तो एपी की यही एक खासियत होती है कि आपकी जो टर्म्स लिखी हैं उन सबका कॉमन डिफरेंस, मतलब जो ये डिफरेंस आ रहा है ये थ्रू आउट सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो जो सीक्वेंस आपकी होगी वो एपी हो जाएगी, अगर ऐसा नहीं है तो वो आपकी सीक्वेंस एपी नहीं हो सकती। ठीक है, सबसे पहले देखो एपी आपको समझ आ गया। इसी तरीके से जब मैं जीपी की बात करती हूँ तो जीपी में क्या आता है, एपी में हमने कॉमन डिफरेंस पढ़ा था, यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, कॉमन रेशो पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपकी टर्म्स लिखी हैं, मान लो मैंने यहाँ लिखा 3, फिर मैंने लिखा 6, ठीक है, फिर मैंने लिखा 12, फिर मैंने लिखा 24 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे आप देखोगे, अब अगर आप ये सोचो कि ये एपी है, तो अगर आप माइनस करके देखोगे 6 - 3 क्या आएगा, 3, 12 - 6 6 आएगा। इट मीन्स ये एपी तो है नहीं। तो हम चेक करेंगे क्या जीपी है। जीपी के लिए हमें क्या चेक करना है, कॉमन रेशो होना चाहिए। तो इट मीन्स मैं जब सक्सीडिंग टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करती हूँ, इट मीन्स मैं 6/3 लिखती हूँ, तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब उसके बाद मैं 12/6 करती हूँ तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, फिर मैं 24/12 कर रही हूँ तो यहाँ पे भी मेरा 2 आ रहा है। इट मीन्स मेरा जो कॉमन रेशो है वो सेम आ रहा है। कॉमन रेशो, कॉमन क्यों बोला है कि सब में जो रेशो है वो सेम आना चाहिए, तभी कोई चीज़ कॉमन होती है। तो मतलब ये रेशो हमारा सेम आ गया, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इतना आपको समझना है कि आपको टर्म्स को देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि ये एपी है या जीपी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए क्या कंडीशन होती है बच्चों, कि जो आपकी टर्म्स लिखी होती है ना, उन पे सीधे सीधे कोई रूल अप्लाई नहीं होता। उन पे क्या होता है कि उन टर्म्स का रेसिप्रोकल जब आप कर देते हैं ना, तो उनका रेसिप्रोकल एपी में होना चाहिए। कैसे, देखो मान लो मैंने लिखा 1/3, और फिर मैंने लिखा 1/5, फिर मैंने लिखा 1/7, फिर मैंने लिखा 1/9। ये समझ आया, ये टर्म्स लिखी हैं। अब ये बोल रहा है कि आपको चेक करना है एच पी, ए पी, जी पी। अब आप इसको चेक करोगे तो आपको दिख रहा है ए पी तो है नहीं, और इसी से अगर आप कॉमन रेशो भी देखोगे, चेक करोगे तो वो भी आपका नहीं आएगा, जी पी भी नहीं है। तो एच पी क्या पे एच पी हो सकता है। अब कोशिश करना, जब भी आपको रेसिप्रोकल वाली टर्म्स दी हो ना, तो वहाँ पे हो सकता है कि एच पी, हो सकता है कि जो आपकी टर्म्स है वो एच पी में हो। तो आपको कैसे करना है, इसमें कैसे चेक करेंगे, अगर आप इन टर्म्स का रेसिप्रोकल करें, मैं 1/3 का रेसिप्रोकल करूँगी, 3 आएगा, इसका 5 आएगा, इसका 7 आएगा, इसका 9 आएगा। अब आप चेक करो क्या ये टर्म्स एपी में हैं। देखो 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2, तो हमारी टर्म्स जी एपी में है। अगर इन टर्म्स का रेसिप्रोकल आपका एपी में आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये जो टर्म्स हैं वो आपकी एचपी में हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ एपी और जीपी के बारे में याद करना है, एचपी के बारे में तो याद ही नहीं करना। एचपी क्या है, एपी की जो टर्म्स आएंगी उनका रेसिप्रोकल कर दो, वो आपकी एचपी में हो जाती हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास एक एपी है तो उससे आप एक एचपी भी बना सकते हैं। ठीक है,
सबसे पहले हम AP के बारे में पढ़ेंगे। AP हमने लिखा है, मान लो इसकी टर्म है A, फिर मेरा कॉमन डिफरेंस क्या आता है D से डिनोट किया था हमने, तो सेकंड टर्म क्या आनी चाहिए A प्लस डी आनी चाहिए, और थर्ड टर्म क्या आनी चाहिए A प्लस डी, है ना, A प्लस डी, D यहाँ डिफरेंस, फिर D यहाँ डिफरेंस होना चाहिए। इसी तरीके से हमारी टर्म्स चलती जाएंगी, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है कि बहुत बार आपको nth टर्म के बारे में पूछ लेता है। nth टर्म का मतलब कि मान लो आपको AP गिवन है और उसमें आपको 17th टर्म के बारे में पूछ ले, तो क्या आप 17 टाइम्स ऐसे ऐड करेंगे? नहीं करेंगे, उसके लिए कोई तो डायरेक्ट फॉर्मूला होगा। तो वो फॉर्मूला क्या है आपका, an इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये D हमारा कॉमन डिफरेंस है और A जो है हमारा वो हमारी इनिशियल टर्म होती है, ठीक है, इनिशियल टर्म, और D हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है क्योंकि इसी फॉर्मूले पे बेस्ड आपके 4 क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, तो ये फॉर्मूला आप ज़रूर याद कर लेना। इसमें इतना ज़्यादा याद करने की चीज़ भी नहीं है। अब मान लो मैं आपसे बोल रही थी कि 17 टर्म निकालो, आपके पास अगर A की वैल्यू है, D की वैल्यू है, तो आप A17 कैसे निकाल सकते हैं? A17 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1, यानी 17 माइनस 1 विच इज 16D, तो आपकी 17 टर्म ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, हो गया क्लियर। अब इसके बाद बात आती है कि जो आपकी सीक्वेंस दी है ना, बहुत बार उसके सम के बारे में बात करते हैं। सम मतलब सारी टर्म्स का सम। अब बहुत सारी टर्म लिखी हुई है, मान लो 50 टर्म का सम बताना है, तो आपके 50 टर्म ऐड करेंगे, नहीं करेंगे, उसके लिए भी एक फॉर्मूला दिया हुआ है। वो फॉर्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल्स टू, हम इसको डिनोट करते हैं S से, सम है तो हम इसको S से डिनोट कर रहे हैं, और N मतलब कितने टर्म्स का सम हमें करना है, तो ये होता है SN इज इक्वल्स टू n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है, क्लियर हो गया। n माइनस 1 n आपको दी होगी, कितनी टर्म्स का सम करना है, A आपका इनिशियल वैल्यू है, D आपका कॉमन डिफरेंस है, और n वही हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। इसके बाद एक फॉर्मूला होता है कि अगर मान लो आपके पास D आपको नहीं पता, D आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है, आपको पता है फर्स्ट टर्म A आपकी फर्स्ट टर्म है, और आपको लास्ट टर्म के बारे में पता है कि लास्ट टर्म आपकी क्या गिवन है, क्या होता है, SN इज इक्वल्स टू सेम n/2 करेंगे, अंदर क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म, जो हमने n माइनस 1 इंटू D लिखा था ना, उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, उसकी जगह पे हम लिख देंगे L क्या है, हमारी लास्ट टर्म है, ठीक है, क्लियर हो गया। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद, 3 फॉर्मूले मैंने करवाए हैं, AN का और SN के 2 फॉर्मूले कराए हैं, तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। 3 फॉर्मूले मैंने आपको कराए हैं, AN और SN के 2 फॉर्मूले, तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। AP में हम AM की भी बात करते हैं। AM क्या होता है, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन मान लो जब आपकी टर्म्स हैं A, B और C, 3 टर्म्स आपकी अगर AP में है, तो आपका जो मिडल टर्म है B, वो किसके इक्वल होती है, A प्लस C/2। इसके बिहाफ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये फॉर्मूला आप ज़रूर याद रखना, क्योंकि इसके बिहाफ पे ना जो लास्ट हमने वीडियो किया डिटर्मिनेंट वाली, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये आप ज़रूर याद कर लेना कि आपकी जो अगर 3 टर्म्स हैं वो AP में कब बिलोंग करती हैं, तो वो AP में तब बिलोंग करती हैं जब आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C, मिडल टर्म होती है B और A और C होती है आपकी फर्स्ट और लास्ट टर्म, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं GP के बारे में। AP की तरफ GP के भी फॉर्मूले हैं। GP के फॉर्मूले देखो, पहली बात तो सम का फॉर्मूला। सम का फॉर्मूला 2 तरीके से लगता है, एक तो होता है फाइनाइट सम निकालना हो, और एक होता है इनफाइनाइट सम निकालना हो, ठीक। इनफाइनाइट और फाइनाइट दोनों समझो। फाइनाइट में 2 केसेस हैं और इनफाइनाइट में एक ही केस है। अगर आपको इनफाइनाइट टर्म्स दी हुई हैं तो आपको सम बताना है GP का, तो आप कैसे बताएंगे, SN इज इक्वल्स टू A/1 माइनस R। A आपकी इनिशियल टर्म है और R आपका क्या है, कॉमन रेशो। पहला जो फॉर्मूला है वो होता है SN इज इक्वल्स टू A इंटू RN माइनस 1 डिवाइडेड बाई R माइनस 1, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल्स टू A इंटू 1 माइनस RN डिवाइडेड बाई 1 माइनस R। ये फॉर्मूला आपका होता है R ग्रेटर देन 1 के लिए, और ये फॉर्मूला आपका होता है R लेस देन 1 के लिए। देखो R, अब मैं nth टर्म की बात करूँ तो nth टर्म क्या होती है, AN इज इक्वल टू A इंटू R रेज टू पावर n माइनस 1, ठीक है, याद हो गया। उसमें देखो कॉमन डिफरेंस था, तो हम क्या कर रहे थे, A प्लस n माइनस 1 इंटू D कर रहे थे। ये n माइनस 1 तो साथ ही चल रहा था, उसमें भी nth टर्म में, यहाँ पे भी n माइनस 1 चल रहा है। यहाँ पे रेशो और रेशो की बात कर रहे हैं तो इसलिए ये पावर में कर दे रहे हैं, और यहाँ पे डिफरेंस की बात थी तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई में कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है HP की। HP को हम कैसे देखेंगे, हमें पता है कि HP जो है, HP के लिए क्या कंडीशन है कि अगर जो उसकी टर्म्स हैं उनका रेसिप्रोकल जब हम करते हैं ना, तो वो AP में आना चाहिए। तो इसका मतलब जो AP के फॉर्मूले वो HP पे लग जाएंगे। कैसे, अगर मान लो मेरे को nth टर्म निकालना है, TN निकालना है, तो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, TN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D कर रहे थे। यहाँ पे क्या करेंगे, 1 कर देंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, यह आपका इसका nth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ AM क्या होता है, GM क्या होता है और HM क्या होता है। AM होता है अर्थमेटिक मीन, GM होता है ज्योमेट्रिक मीन, और HM होता है आपका हार्मोनिक मीन। तो ये कैसे निकलते हैं, मान लो आपकी 3 टर्म्स हैं A, B और C, अगर वो AP में होती है तो AM निकलता है, GP में होती है तो GM निकलता है, और HP में होती है तो HM निकलता है। AM कैसे निकलता है, B इज इक्वल्स टू, हमने अभी लास्ट पढ़ा था A प्लस C बाय
2 होना चाहिए। यहाँ पे क्या कंडीशन थी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होने चाहिए। यहाँ पे क्या कंडीशन है, बी इज इक्वल टू 2ac बाय ए प्लस सी होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपका अर्थमेटिक मीन होता है, ये आपका ज्योमेट्रिक मीन होता है, ये आपका हार्मोनिक मीन होता है। ये तीनों फॉर्मूले आप रट लेना अपने क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, अब इसके बाद इन तीनों में कंडीशन क्या होती है, तीनों में कंडीशन ये होती है कि जो ए एम होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है जी एम के, जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू होता है एच एम के। इस कंडीशन के बिहाव पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। उसके अलावा एक और कंडीशन होती है कि जब आप ए एम इंटू एच एम कर देते हैं ना, तो वो किसके इक्वल आता है, जी एम के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। मतलब आप फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दो और बीच वाले का स्क्वायर कर दो, जैसे हमने जी एम में करा था। क्या करा था, बीच वाले का स्क्वायर कर दिया था, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दिया था। इसी तरीके से जब आप ए एम इंटू एच एम करते हैं तो वो क्या आता है, जी एम का स्क्वायर आता है। ये कंडीशंस भी आपको याद करनी है। ठीक है, सामने पेपर में क्वेश्चन आएगा ना एपी जीपी और एचपी से रिलेटेड, तो आपको मेरी याद जरूर आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि आपको लगेगा कि हमने मैडम की अगर वो वीडियो देख ली होती तो आज मेरा ये क्वेश्चन हो गया होता और इस क्वेश्चन से मेरा 1 या 2 नंबर बन जाते। ठीक है, तो आपकी वो 1-2 नंबर वाली टेंशन खत्म करने के लिए ही मैं जो सबसे आसान टॉपिक्स है ना, जिनमें आपको बहुत थोड़ा रिवाइज करना है, तो सबसे पहले हम उनको खत्म कर रहे हैं। क्योंकि log 2x - 1 log 2x + 3 आर इन एपी, देन एक्स की वैल्यू बताओ। अब आप ये फंक्शन देख के घबरा मत जाना, सिर्फ इसमें एपी ही लगाना है और कुछ नहीं करना है। देखो, अगर ये 3 टर्म्स दी हुई हैं, मतलब log 2 फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म मेरी क्या है, log 2x - 1 है, थर्ड टर्म मेरी क्या गिवन है, log 2x + 3 गिवन है। ठीक है, 3 टर्म्स दे रखी है और बोल रहा है तीनों एपी में है। अभी हमने वीडियो में पढ़ा था कि जो मिडल टर्म होती है एपी की, मतलब अर्थमेटिक मीन जो होता है, मिडल टर्म को हम कैसे लिखते हैं, a + c/2 लिखते हैं। तो मतलब ये जो मिडल टर्म है वो एक दिस टर्म प्लस दिस टर्म बाय 2 के इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आप लिख दो, जहाँ पे b लिखा है वहाँ पे हम बीच वाली टर्म लिखेंगे, वो क्या आएगी, log 2x - 1 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म क्या है log 2 प्लस सेकेंड लास्ट टर्म क्या है log 2x + 3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी, 2 log 2x - 1 इज इक्वल्स टू log 2 प्लस log 2x + 3। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब log फंक्शन क्या करता है, जो आगे जो नंबर होता है उसको पावर में ले जाता है, तो इसको आप लिख दो पावर में, log 2 सॉरी यहाँ से क्या करेंगे, log 2x - 1 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू log। अगर log फंक्शन में दो वैल्यूज आपकी प्लस में लिखी होती हैं तो log क्या करता है, उनको मल्टीप्लिकेशन में कर देता है। तो इनको कर दो मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म क्या है 2x + 3 है, इनको मल्टीप्लाई में लिख देंगे। यहाँ से log कैंसिल हो जाएगा, तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, 2x - 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 × 2x + 3। अब यहाँ तक तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को और आसान करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि जो 2x दिया हुआ है ना, उसको आप कुछ पुट कर दो। 2x को मान लो मैं t पुट कर देती हूँ, तो ये इक्वेशन मेरी थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी। देखो, 2x को मैंने t पुट किया तो इक्वेशन क्या बनेगी, t - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 × t + 3। देखो, मैथ में कुछ भी पुट किए बिना, कुछ भी लेट किए बिना तो काम चलता ही नहीं है। ये तो आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। इसका स्क्वायर खोलेंगे, क्या आएगा, t² + 1 - 2t इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है 2t + 6 है। तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी t² - 4t, ये यहाँ पे आएगा, तो ये क्या बन गया, -5 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन के रूट्स आप निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन के रूट्स आपके क्या आएंगे, इस इक्वेशन के रूट्स बनेंगे t - 5 और t + 4 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारी t की वैल्यू आ गई 5 आ गई, और t की वैल्यू एक मेरी क्या आ गई, -1 आ गई। अब देखो, t की वैल्यू 5 आई है और t की वैल्यू 1 आई है। t हमने किसको पुट किया था, 2x को पुट किया था, लेकिन हम t को -1 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जब हम यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे ना, जब हम लिखेंगे 2x इज इक्वल्स टू 5 लिखेंगे और हम यहाँ पे log फंक्शन लगाएंगे, तो जो log फंक्शन है वो नेगेटिव वैल्यूज पे काम नहीं करता है। log फंक्शन के लिए जो हमारी वैल्यू है, मतलब अगर हमारा log फंक्शन log x दिया हुआ है तो x की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, >1 होनी चाहिए। ये नेगेटिव आ रहा है तो इसके लिए ये फंक्शन हमारा नहीं लगेगा। तो हमारी t की वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ 5 आएगी। यहाँ से हमारा 2x इज इक्वल्स टू क्या आ गया,
5 आ गया। अब आप यहाँ पे log लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पे log फंक्शन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इस पे अगर आप लॉगरिथम लगा देते हैं तो log 2x इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, log 5 बन जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ log लगाएंगे। ठीक है, अब दोनों तरफ log लेने के बाद क्या होता है कि जो x की वैल्यू आती है ना, x पावर में है तो x आगे आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, log 5 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, log 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारी x की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ से, log 2 5 हो जाएगी। ठीक है, जो नीचे दिया होता है वो हमारा बेस में आ जाता है, तो यही हमारा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इज, हमें एक इक्वेशन दी है, उसके रूट्स की बात कर रहा है और उनका हमें हार्मोनिक मीन निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि हार्मोनिक मीन जो होता है ना, उसके लिए ये कंडीशन होती है कि b इज इक्वल्स टू 2ac डिवाइडेड बाय a प्लस सी। हमारी कुछ इस तरीके का हमारा एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स पे बात कर रहा है। हमें ये पता है कि जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि जो सम ऑफ रूट्स होता है ना, अगर मेरे इस इक्वेशन के रूट अल्फा प्लस बीटा आ रहे हैं, तो सम ऑफ रूट्स को हम किस तरीके से लिखते हैं, माइनस बी बाय ए लिखते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम किस तरीके से लिखते हैं, सी बाय ए लिखते हैं। सम ऑफ रूट्स कैसे लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स मतलब कि इस इक्वेशन के रूट्स की वैल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी बाय ए। बी इसमें क्या गिवन है, बी यानी कि x का कोफिशिएंट को b बोलते हैं, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म को c बोलते हैं। तो ये माइनस बी दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय a मेरा गिवन है 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आएगी, c बाय a, मतलब 8 प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 आ जाएगी। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आ गई, सम ऑफ रूट्स आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। हमें रूट्स पे ही बात करनी है, तो मतलब अल्फा बीटा का ही हमें क्या निकालना है, हार्मोनिक मीन निकालना है। अब अल्फा बीटा का हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या आएगा, 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, सीधा सीधा ये फॉर्मूला था, तो यहाँ पे आप ये वैल्यू पुट कर दो और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दो। 2 इंटू 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, पूरा डिवाइड करेंगे हम अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू है 4 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये यहाँ पे 4 प्लस रूट 5 है, ये 8 इंटू दिस दिया है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे अगर, तो ये 4 प्लस रूट 5 बचेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 और 2 कॉमन, 2 इंटू 2 क्या आएगा, 4 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गया है। इफ 7th and 13th term of an arithmetic progression be 34 and 64 respectively, then 18th term बतानी है। अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अगर आपको पता है कि आप nth टर्म कैसे निकालते हैं एपी के लिए, तो इस क्वेश्चन में आधा मिनट भी नहीं लगेगा आपको। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, 7th टर्म लिखी है तो हमने पढ़ा था nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हमें सिर्फ यही फॉर्मूला यूज़ करना है, इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला यूज़ ही नहीं करना है। मैंने आपको जितने भी फॉर्मूले कराए ना, सबके बेस बिहाफ पे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं और उन्हीं फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं सारे क्वेश्चंस आपको करा दे रही हूँ, तो आप ज़रूर रिवाइज करके जाना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आपके एग्जाम के सिर्फ 20 और 21 दिन ही बचे हुए हैं। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे, 7th टर्म लिख रहे हैं तो मतलब यहाँ पे n हमारा 7 हो जाएगा, a हमें पता नहीं है, a प्लस n माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 1 इंटू 6 हो गया, d भी हमें नहीं पता। अब इसके बाद हमारी है 13th टर्म, तो a 13 क्या हो जाएगा, a प्लस 12d। तो ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई। अब हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना हमें आता है। a 7 की वैल्यू दी हुई है विच इज़ 34 और a 13 की वैल्यू दी हुई है विच इज़ 64। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई a प्लस 6d और ये हमारी इक्वेशन बन गई a प्लस 12d। अब एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, a से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा बच गया -30 इज इक्वल्स टू -6d। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब d की वैल्यू 5 है तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो और आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे, 34 इज इक्वल्स टू a प्लस 6 इंटू डी, मतलब 6 इंटू 5 क्या हो गया 30। तो यहाँ से a की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 4 आ गई, a की वैल्यू 4 आ गई, d की वैल्यू 5 आ गई। तो हमें निकालना क्या है, 18th टर्म निकालनी है। 18th टर्म के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, a 18 इज इक्वल्स टू a प्लस 17d। a हमारा क्या आया है 4 प्लस 17 इंटू डी हमारा क्या है 5, तो ये हो गया 4 प्लस 85 विच इज 89।
9। ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन आपका कौन सा ट्रू हो जाएगा? ऑप्शन आपका 3 ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज दिस। मतलब हमें सम ऑफ 24 टर्म्स बताना है, जिसके लिए उसने क्या दिया है? nth टर्म दी हुई है, an दिया हुआ है विच इज 3 प्लस 2n। इसने an दिया हुआ है, हमें निकालना है 74 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ से देखो an के लिए बात कर रहा है कि जो टर्म्स दी हुई ना उनके लिए इसने फॉर्मूला बता दिया। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर करके सारी टर्म्स निकाल सकते हैं। कैसे? देखो n को अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा? a1 आ जाएगा 3 प्लस 2 विच इज 5। इसी तरीके से मैं a2 निकालूंगी तो 3 प्लस 2 2 जब 4 विच इज 7। और a3 निकाल रही हूँ तो क्या आ रहा है? 3 प्लस 2 3 जस्ट 6, क्या आ गया? 9 आ गया। तो ये आपकी AP निकल गई। यहाँ से AP निकल गई तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस D आपकी वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। और A1 की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म आपकी क्या आ रही है? 5 आ रही है। तो अब हमारे पास D है, A है, तो हम S24 आराम से निकाल सकते हैं। हमने अभी हमने पीछे पढ़ा था फॉर्मूला SN का क्या होता है? n/2 इंटू ए प्लस एन, सॉरी 2a n-1 इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो तो S24 की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या आ जाएगा? 24/2 2a इंटू 2a है तो मतलब 10 हो जाएगा प्लस n-1 यानी कि 23 हो जाएगा। d की वैल्यू है 2, तो यहाँ से क्या आ गया? 12 10 प्लस 46, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 56। वैल्यू आपकी आएगी 672। तो ऑप्शन आपका 3 2 हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ टर्म एंड सेवंथ टर्म, फिफ्थ और सेवंथ टर्म की बात कर रहा है ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ गया HP के लिए। इसने दिया है फिफ्थ टर्म दिया है और सेवंथ टर्म दिया है। फिफ्थ और सेवंथ टर्म दे रखी है और वो आपकी क्या है? फिफ्थ आपकी 7 है और सेवंथ आपकी 5 है। तो ये पूछ रहा है 35 टर्म के बारे में। अभी हमने लास्ट पढ़ा था कि जो HP होता है ना, HP की टर्म्स का अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो वो AP में आती हैं। ठीक है, अब मान लो कि आपकी जो टर्म है, फिफ्थ टर्म आपकी 7 लिखी हुई है और सेवन्थ टर्म आपकी 5 लिखी हुई है। तो ये जो टर्म है ना आपकी, इनका अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे मतलब 1/7 करूंगी और 1/5 करूंगी, बीच में आपकी कोई 6 टर्म आएगी, मान लो ए है वो। ठीक है, तो ये जो आपकी टर्म्स आएंगी ना, ये जो टर्म्स है ये AP में होंगी। अगर ये टर्म्स HP में है तो इनका जो रेसिप्रोकल होगा ना वो AP में होगा। तो अब हमें करना क्या है? हमें सिर्फ AP के फॉर्मूले तो लगाने हैं। 35 टर्म निकालनी है हमें, मतलब हमें A35 निकालना है AP के लिए। उसका फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 34D आना चाहिए। अब यहाँ से हम D कैसे निकालेंगे और A कैसे निकालेंगे? टर्म दी हुई है, ये 6 टर्म होगी बीच में कोई, ये 7 टर्म होगी। तो सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस D आएगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस D आएगा। तो अगर मैं A7 माइनस A5 करती हूँ तो कितना डिफरेंस आएगा? 2D का डिफरेंस आएगा। A7 मेरा 1/5 गिवन है, A5 मेरा 1/7 गिवन है, ये हमारा हो गया 2D। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2/35 आएगा। तो 2D हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, D की वैल्यू क्या आ गई? 1/35 आ गई। अब D की वैल्यू ये आ गई तो यहाँ से A की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? देखो A5 को अगर मैं लिखती हूँ A प्लस 4D लिखती हूँ तो A5 की वैल्यू क्या गिवन है? 1/7 गिवन है। A की वैल्यू हमें निकालनी है, 4 इंटू D करेंगे तो 4/35 हो जाएगा। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आएगी? A इज इक्वल्स टू 1/7 माइनस 4/35 करेंगे तो ये क्या आंसर आ गया? 5 माइनस 4 ये 35, यानी कि A की वैल्यू आ गई 1/35। A की वैल्यू भी 1/35 आ रही है, D की वैल्यू भी 1/35 आ रही है। अब आपको 35th टर्म निकालनी है। आपको निकालना क्या है? 35th टर्म निकालनी है। तो उसके लिए आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 35th टर्म निकालनी है तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे? A35 इज इक्वल्स टू A प्लस 34 इंटू डी करेंगे। A की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1/35 प्लस 34 इंटू डी की वैल्यू भी 1/35 है, तो यानी कि ये क्या बन जाएगा? 35/35। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1, यानी A35 की वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे ये बोल रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन AP, मतलब AP की बात कर रहा है, इज 42। द रेशियो ऑफ इस 10th टर्म टू 30th टर्म इज 1:3। तो हमें 13th टर्म निकालनी है। यहाँ पे देखो हमें दे क्या रखा है कि जो हमें फर्स्ट 6 टर्म है ना, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 और प्लस A5 प्लस A6, फर्स्ट 6 टर्म्स का हमें
सम दे रखा है वो है 42, ठीक है। हमें पता है सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसने 6 टर्म का दे रखा है तो हम n की जगह 6 पुट करेंगे, या क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, 2a, हमें a पता ही नहीं है अभी क्या है, 2a प्लस एन माइनस वन यानी कि 5 इंटू डी, ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से S6 इसने दे रखा है 42 विच इज ये बन गया 6a प्लस 15d, ये इक्वेशन 1 बन गई आपकी यहाँ से। अब इसने लास्ट सेकेंड लाइन में ये क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म, जो हमारी 10वीं जो टर्म है ना उसका 30वीं टर्म से जो रेशियो है वो 1/3 आ रहा है। 10वीं टर्म को हम कैसे लिखेंगे, a प्लस 9d लिखेंगे, और 30th टर्म को कैसे लिखेंगे, a प्लस 29d लिखेंगे। इन दोनों का रेशियो क्या बोल रहा है, 1/3 बोल रहा है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो और आपकी इक्वेशन बन जाएगी, क्या बनेगी, 3a प्लस 27d इज इक्वल्स टू a प्लस 29d। अब आप इसको यहाँ लेके आएंगे तो 2a इज इक्वल्स टू ए माइनस टू डी इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि a इज इक्वल्स टू डी आ गया, यानी a इक्वल टू डी आ रहा है। अब a इक्वल टू डी आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपकी a और d की वैल्यू आ जाएंगी। a इक्वल टू डी पुट करो, क्या आएगा, 42 इज इक्वल्स टू 6a प्लस 15a करेंगे, यहाँ पे आ गया 42 इज इक्वल्स टू 15 और 6 कितना होता है, 21a हो गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, a की वैल्यू 2 आ गई तो a इक्वल टू डी है, तो d की वैल्यू भी यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। a और d की वैल्यू 2 आ गई। हमें निकालना क्या है, 13th टर्म निकालनी है, तो उस फॉर्मूले में पुट कर दो। a 13 क्या आएगा बच्चों, a प्लस 12d, a हमारा 2 है और d भी हमारा 2 है, तो क्या हो गया, 2 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 26। देखो 1 मिनट भी नहीं लग रहा क्वेश्चन करने में, ये तब नहीं लग रहा जब आपको फॉर्मूले पता है और आपको पता है कि आप कितनी जल्दी जल्दी कर सकते हैं, किस इक्वेशन में क्या पुट करें, फटाफट पेन चलाओ और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, बोला था एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 30 and the average of first 5 numbers is 25 and last 3 numbers is 35। तो बीच में एक नंबर बच गया, वो बच गया 6th नंबर, वो हमें बताना है। देखो इसमें एपीजीपी भी नहीं लगाना, आपको एपीजीपी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको बिना एपीजीपी के भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो आपको पता है कि हम जब एवरेज निकालते हैं किन्हीं भी, जब हम एवरेज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स दिए ना उनका सम कर देते हैं। जैसे मान लो हमें नाइन नंबर्स का एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9, कुछ इस तरीके से नंबर लिखे होंगे, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 9 करेंगे। मतलब जितने नंबर्स हैं उनको जोड़ दो और टोटल नंबर से डिवाइड कर दो, 9 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अभी ये बोल रहा है कि एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इसने 30 दे रखा है। अब फिर बोल रहा है फर्स्ट 5 नंबर्स का 25 है, यानी कि A1 से लेके हम A5 तक का जो एवरेज निकाल रहे हैं डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, वो कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। फिर ये बोल रहा है लास्ट थ्री नंबर क्या है, A7 A8 और A9, ठीक है। इनका जो एवरेज आ रहा है, ये 3 नंबर है तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, इनका एवरेज इसने 35 बोला है। तो बीच में कौन सा नंबर बच गया, A6 बच गया, ये हमें बताना है। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इन तीनों की वैल्यू आ जाएगी, सम की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में, तो आपका आंसर यहाँ से 40 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अपने आप कर लेना। सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 1/5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स ऑड टर्म्स, देन कॉमन रेशियो बताना है। मतलब ये पहली बात तो जीपी की बात कर रहा है, और दूसरी बात ये है कि इनफाइनाइट जीपी की बात कर रहा है। तो इनफाइनाइट जीपी की बात कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो सम हम निकाल रहे हैं इनफाइनाइट टर्म्स का, वो 1/5 है टाइम्स है इसकी ऑड टर्म्स का। तो आप जो टोटल सम है ना उसको निकालो पहले, टोटल सम SN, उसको हम कैसे निकालेंगे, मतलब सारी टर्म्स का सम निकालेंगे हम इनफाइनाइट टर्म्स का। मैंने आपको बताया था कि जीपी का सम जब इनफाइनाइट टर्म्स का लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, A/1 माइनस R लिखते हैं, ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब इसके बाद जब आप ऑड टर्म्स का सम लिखेंगे तो वो आपका आएगा A/1 माइनस R स्क्वायर। अब आपको समझ आ रहा, अब आपको लग रहा होगा कि R स्क्वायर कहाँ से आ गया, R स्क्वायर किस तरीके से आया। देखो जब हम टर्म्स लिखते हैं तो हम किस तरीके से लिखते हैं, जब हम टर्म्स लिखते हैं तो हम किस तरीके से लिखते हैं, A लिखते हैं, उसके बाद हम सेकेंड टर्म लिखते हैं A इंटू आर लिखते हैं, थर्ड टर्म हम A इंटू आर स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारी जीपी आती है। तो जब हम सीधे सीधे चल रहे हैं, मतलब
ऑड नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर। इस तरीके से हम सारे नंबर्स का सम, सारे नंबर्स लिख रहे हैं तो उनका कॉमन रेशियो आर आता है, ठीक है। लेकिन जब हम ऑड नंबर्स की बात करेंगे, ऑड नंबर्स मतलब अल्टरनेट होते हैं, तो मान लो मेरा ए ऑड नंबर है, ए ऑड नंबर है तो सेकंड नंबर इवन होगा, तो इसके बाद थर्ड नंबर हमारा ऑड होगा। तो इन दोनों का कॉमन रेशियो किस तरीके से आएगा, इस तरीके से। इनका कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा, ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, तो मतलब कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है, इसलिए मैंने आर की जगह पे यहाँ पे आर स्क्वायर लिखा है। तो ये थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। और टर्म्स पूछा है, इवन टर्म्स पूछा है, या सीधी टर्म्स पूछा है, या फाइनाइट टर्म्स पूछा है, तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी। तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, सारे क्वेश्चन समझना, सब क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, तो आप इन कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर क्लियर करो। अब इसके बाद देखो, हमें बोल रहा है कि फाइन जो टोटल टर्म्स है उसका सम, मतलब a बाय 1 माइनस आर 1/5 टाइम्स है a अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर के। ये हमारी कंडीशन बन गई यहाँ से। अब इसके बाद बोल रहा है कि हमें कॉमन रेशियो बताना है। अब यहाँ से देखो, a से तो a कैंसिल ही हो गया, सिर्फ जो हमारी इक्वेशन वो r में बच जाएगी। अब r में बचेगी तो कैसे आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसका सॉल्यूशन आप निकालेंगे तो आर की वैल्यू आपकी -4/5 आएगी, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर सच दैट b बाय a इज एन इंटीजर इफ a b c आर इन जीपी की बात कर रहा है, एंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ a b c इज b+2, देन द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। मतलब इसमें AP और GP दोनों के फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। तो हम कैसे करेंगे, देखो अर्थमेटिक मीन बोल रहा है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे ना। तो दो टर्म्स का निकालते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, लेकिन हमें तीन टर्म्स का बोला है तो उसका am क्या आएगा, तीन टर्म्स का am क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी बाय 3 आएगा, विच इज इक्वल टू, इसने b+2 बोला है, ठीक है, ये इसने बोला हुआ है। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3b प्लस 6 आ जाएगी। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई एपी वाली बात से। अब दूसरा ये बोल रहा है जो b बाय ए है ना वो एक इंटीजर वैल्यू है, मान लो वो इंटीजर वैल्यू आपकी r मान लो आप, ठीक है, लेट कर लो इंटीजर वैल्यू। मतलब ये तो फॉर्म होती है, ये हमारी रैशनल की फॉर्म होती है, बट ये बोल रहा है कि ये इंटीजर है तो मैंने इसको r मान लिया। तो यहाँ से मेरी b की वैल्यू क्या आ गई, a इंटू आर आ गई, ठीक है, b की वैल्यू a इंटू आर आ गई आपकी। तो अब आप क्या करेंगे, फिर इसके बाद बोल रहा है कि ए बी सी भी पॉजिटिव इंटीजर है और ए बी सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी है। ए बी सी जो है वो जीपी में दिया हुआ है। ए बी सी अगर जीपी में दिया हुआ है तो जीपी के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है मिडल टर्म की, अगर तीन टर्म हमारी जीपी में है तो मिडल टर्म के लिए क्या कंडीशन होती है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है। तो बी स्क्वायर की जगह अगर मैं ए आर पुट कर दूं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बन जाएगा। तो ए से ए कैंसिल आउट होएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी आएगा। मतलब मेरे पास सी की वैल्यू आ गई, वो ए आर में आ गई। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, बी की वैल्यू मेरी ए आर में है, सी की वैल्यू मेरी ए आर में है, तो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ ना, सब कुछ ए आर ए आर ए आर में आ जाएगा। तो आपके पास कुछ इक्वेशन बन जाएगी जिससे आपकी वैल्यू ए और आर में आ जाएंगी और आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। देखो कैसे होएगी, इस इक्वेशन में आप पुट कर दो, ए हमारा एज इट इज रहेगा, बी की वैल्यू हमारी क्या है, ए आर दी हुई है, तो मैंने इस यहाँ पे ए आर पुट कर दिया। उसके बाद मेरी सी की वैल्यू क्या आ रही है, ए आर स्क्वायर आ रही है। यहाँ पे मेरी वैल्यू 3 इंटू बी है, मतलब 3 इंटू ए आर दिया हुआ है प्लस 6 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से आप सॉल्व करो, इसको इधर लेके आओ लेफ्ट साइड में, क्या बनेगा, ए आर स्क्वायर माइनस 2 AR प्लस ए इज इक्वल्स टू 6 आ गया। मैं अगर a को कॉमन लेती तो अंदर क्या बच रहा है, आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a, सॉरी माइनस 2r बच रहा है इज इक्वल्स टू 6। मतलब ये मेरा क्या बन गया, a इंटू आर माइनस 1 का स्क्वायर बन रहा है इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ से आप क्या समझ सकते हो कि आप ये मान लो कि या तो a इज इक्वल्स टू 6 आ रहा है और r माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है, ठीक है। 6 को हम कैसे लिखेंगे, 6 इंटू 1 लिख सकते हैं, या फिर आप ये मान लो कि r माइनस 1 का स्क्वायर जो है 6 आ रहा है और a की वैल्यू 1 आ रही है। तो ये जो तरीका है ये हमें आसान लग रहा है सॉल्व करने में, तो हम इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमारी a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, और r की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, r की वैल्यू देखो यहाँ से क्या आएगी, इस स्क्वायर को अगर हम खोलेंगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो r माइनस 1 हमारा 1 आ जाएगा, r की वैल्यू मेरी 2 आ जाएगी, r की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू 6 आ गई। हमें निकालना क्या है, हमें इस इक्वेशन में a दिया हुआ है कि a स्क्वायर प्लस a माइनस 14 डिवाइडेड बाई a प्लस 1,
तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दो, 6 स्क्वायर मतलब 36, ए मतलब 6 है, माइनस 14 है, 6 प्लस 1 7 है, तो ये कितना बन जाएगा यहाँ से, ये बन जाएगा 42 माइनस 14/7, फिर ये वैल्यू हमारी आएगी 28/7, तो ये आ गया हमारा 4। ए बी सी जो है पॉजिटिव रियल नंबर है जो कि हमारे जीपी में दिए है। फिर बोल रहा था इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन के पास कॉमन रूट आ रहा है। अब देखो यहाँ पे भी इसने रूट की मतलब कि रूट्स की बात कर दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की बात कर दी और जीपी की बात कर दी। लास्ट क्वेश्चन में इसने हार्मोनिक मीन की और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की थी, तो दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स करके चल रहा है। तो इसमें देखो आपका क्या आएगा, पहली बात तो ए बी सी अगर जीपी में है तो हमारी कंडीशन क्या आएगी, ज्योमेट्रिक जो मिडिल टर्म के लिए क्या आती है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आती है, ये आपको याद होनी चाहिए। जहाँ पे भी जीपी दिखे उठा के लिख दो। दूसरा बोल रहा है कि जो ये फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, दोनों के पास कॉमन रूट आ रहा है। ठीक है, देखो फर्स्ट इक्वेशन का जो रूट्स निकालने का फॉर्मूला है वो पहले आप चेक करो कि इसके रूट्स आएंगे कैसे। वो डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। इससे हम चेक करते हैं कि अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है तो हमारे रियल आते हैं, और लेस देन 0 आता है तो हमारा कॉम्प्लेक्स आता है। तो इसमें पुट करो बी स्क्वायर माइनस 4ac, पुट करेंगे हम, कैसे पुट करेंगे देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac से हमें पता चल जाएगा, यहाँ पे b जो होता है ना, ये b हमारा x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2b दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और b स्क्वायर की वैल्यू हमारी ac आ रही है, मतलब कि ये क्या हो गया 4ac माइनस 4ac, इसका मतलब 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये इक्वेशन हमारी पहली गिवन है इसके दोनों रूट्स हमारे इक्वल आएंगे, दोनों रूट्स हमारे क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। और जो भी इसके रूट्स आएंगे वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा सेकंड इक्वेशन को। क्यों, क्योंकि दोनों के पास कॉमन रूट आ रहा है, कॉमन रूट इसके पास दोनों इक्वल हैं, तो मतलब जो इसके दोनों रूट हैं उनमें वो ये इसका एक रूट हो जाएगा सेकंड इक्वेशन का। तो आप कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको, देखो अब आपको पता ही नहीं रूट क्या है, तो हमें ये पता है कि सम ऑफ रूट्स निकालने का फॉर्मूला हमें पता है जी, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस माइनस बी बाय ए होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस बी क्या है, 2b है, तो 2b बाय ए हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए होता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स, हमारे जो रूट्स है वो दोनों सिमिलर है, मतलब एक एक्स है तो दूसरा भी एक्स आ रहा है जी, सेम वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे क्या बन गया, 2x इज इक्वल टू माइनस 2/b, ए बन गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब मेरी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस बी बाय ए आ रही है। तो ये जो एक्स है यही हमारा रूट है। अब ये रूट अगर मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, कॉमन रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा तो मैं एक्स स्क्वायर एक्स की जगह पुट कर दूँ, क्या आएगा माइनस बी बाय ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई, एक्स की जगह मैं पुट करूँगी माइनस बी बाय ए प्लस एफ इज इक्वल्स टू 0। अब मेरी ये इक्वेशन आ गई। अब आपको लग रहा होगा कि पता नहीं मैडम क्या करे जा रही है, देखो मैं कुछ भी नहीं करे जा रही, मैं सिर्फ वही करती हूँ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, मैं सिर्फ वही कर रही हूँ, लाइन टू लाइन में स्टेटमेंट को पढ़ रही हूँ और उसी को फॉलो कर रही हूँ। तो आपको भी ऐसे ही करना है। तो क्या करना है, देखो लास्ट में इसने बोला कि डी बाय ए और ई बाय बी और एफ बाय सी, ये बात कर रहा है ये। ठीक है, डी बाय ए, ई बाय बी और एफ बाय सी की बात कर रहा है। तो हमें ये तीनों टर्म लेके आनी पड़ेंगी, इनको हमें फिर चेक करना पड़ेगा एपी में, जीपी में, एचपी में। अब ये तीनों टर्म लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो हमारी इस इक्वेशन में एफ दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको सी से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको सी से डिवाइड कर दूँ तो ये इक्वेशन में एफ बाय सी वाली फॉर्म आ जाएगी, और सी की जो वैल्यू है वो बी और ए में हमें पता है, तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, आप सी को पुट कर दो, सॉरी सी को आप यहाँ से पुट कर सकते हैं, बी स्क्वायर बाय ए पुट कर सकते हैं सी को, और मैं इस पूरी इक्वेशन को अगर सी से डिवाइड करती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, डी बाय सी माइनस, सॉरी ये पूरा पूरा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है, प्लस 2e माइनस हो जाएगा 2e बी बाय ए इंटू सी, सी से डिवाइड करा है हमने, प्लस एफ बाय सी इज इक्वल। इतना समझ आया आपको, इतना समझ आया तो अब देखो क्या बन रहा है। अब मैं सी की वैल्यू अगर पुट करूँ, हमारे पास पता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है, तो सी की वैल्यू क्या आ रही है, बी स्क्वायर बाय ए आ रही है, इसको पुट कर दो यहाँ पे, क्या आएगा डी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, हमारा पहले से है, यहाँ पे सी की वैल्यू पुट करूँगी बी स्क्वायर बाय ए। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं पुट करूँगी 2e बी, सी की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ बी स्क्वायर बाय ए इंटू ए, यहाँ पे आ रहा है एफ बाय, इसको एफ बाय सी रहने दो,
क्यों रहने दो, क्योंकि हमें थर्ड टर्म एफ बाई सी दी हुई है, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए से ये ए कैंसिल, इस ए से ए कैंसिल, और बी इस एक पावर से ये बी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, डी बाई ए बच गया, माइनस यहाँ पे क्या बचा, टू ई बाय क्या बचा, बी बच गया, प्लस एफ बाय सी बच गया इज इक्वल्स टू 0। अब आपको क्वेश्चन में पूछा भी है डी बाई ए ई बाई ई, सॉरी डी बाई ए ई बाई बी और एफ बाई सी के बारे में ही पूछ रहा था। वही हमारी चीज़ें आ गई, डी बाई ए ई बाई बी और एफ बाई सी। अब आपको चेक करना है कि ये हार्मोनिक मीन में है, ये ज्योमेट्रिक मीन बना रहा है ये, या फिर ये अर्थमेटिक मीन बना रहा है। तो थी है ना हमारी एपी में हम ए एम निकालते थे, ए एम किस तरीके से आता था, बी इज इक्वल्स टू क्या आता था, ए प्लस सी बाई टू आता था। इसका मतलब टू बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी आता था। मतलब जो मिडिल टर्म है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो a प्लस सी के बराबर आता है। अब ये देखो यहाँ से यही तो दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, और जो बीच वाली जो टर्म है वो e बाय बी है, वो 2 से मल्टीप्लाई हो रखी है। तो अगर आप d बाय ए और e बाय बी और f बाय सी को AP में लिखेंगे ना, तो यहाँ से अगर आप AM निकालेंगे तो वो आपका क्या आएगा, e बाय बी, 2 इंटू ई बाई बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, d बाय ए प्लस एफ बाई सी आएगा, यही तो आएगा। और इस इक्वेशन से भी आपका यही आएगा। इस इक्वेशन से आपको यही तो समझ आ रहा है कि फर्स्ट टर्म है, ये हमारी लास्ट टर्म है, ये हमारी बीच वाली टर्म है। इन दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ये 2 इंटू बी के इसके बराबर आ रहा है, तो ये हमारी टर्म किस में आ जाएंगी, AP में आ जाएंगी। ठीक है, आपके जो 2020 से लेके 2024 तक जो भी आपके AP GP HP पे बेस्ड क्वेश्चंस थे ना, वो सारे इसी एक ही वीडियो में मैंने करा दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन भी ऑन करना। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको जल्दी पता चल जाए और आप जल्दी से मेरी वीडियो देखो और उसको फिर से लाइक करो। ठीक है, थैंक यू।